बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 है और ये इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। बेसिकली रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट नाम से जाहिर है कि ये वो कानून है जो कि एक मालिक मकान और एक किरायादार के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो आप कह लें कि एग्रीमेंट है, उसको वो रेगुलेट करता है। तो बेसिकली आज हम इसका सिर्फ एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोविजंस मौजूद हैं और कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैप्टर 1 है जिसको हम प्रिलिमिनरी बोलते हैं। हर एक लॉ के अंदर प्रिलिमिनरी मौजूद होता है जो कि बेसिकली उसके बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन या फिर हमें छोटी छोटी चीजें बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसका नाम क्या है, कमेंसमेंट क्या है, इसका अफेक्ट क्या होगा, कहाँ कहाँ पर ये लॉ अप्लाई करता है। तो सेम इज द केस विद पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक तो लॉ का नाम आ जाता है कि इसका नाम पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट होगा और इसका ईयर भी साथ मेंशन करना जरूरी है, विच इज 2009। ईयर हम इसलिए मेंशन करते हैं कि बाज़ औक़ात लॉज जो हैं वो मुख्तलिफ सालों में बनाए जाते हैं। अब रेंट से रिलेटेड या रेंटेड प्रेमिसेस से रिलेटेड और भी लॉज होंगे जो कि 2009 से पहले बने हैं, लेकिन ये 2009 में आने वाला लॉ बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। और अब हमने जब भी इस कानून के मुताबिक कोई भी काम करना है या किरायादारी के हवाले से कोई भी चीज देखनी है तो हम 2009 के लॉ की बात करेंगे। तो रेफरेंस के मकसद के लिए, रेफरेंस पर्पस के लिए ईयर बताना किसी भी लॉ का लाजमी होता है। तो शॉर्ट टाइटल के अंदर इसका नाम और इसका ईयर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम एक्सटेंट की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि ये लॉ किन एरियाज के ऊपर अप्लाई होता है। तो एक्सटेंट की जब हम बात करते हैं तो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस है तो इसके अंदर लिखा होगा इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब। पूरे पंजाब में ये एप्लीकेबल होगा, मां सिवाय एग्जेम्पशन के। एग्जेम्पशन यानी लाइक कैंटोनमेंट एरियाज, ठीक है। कैंटोनमेंट के अलग से लॉज होते हैं तो वहां पर ये लॉ फिर अप्लाई नहीं करेगा। इसी तरीके से कमेंसमेंट के अंदर हमें डेट बताई जाती है कि किस डेट से ये लॉ अप्लाई होगा। और अगर कोई डेट ना हो तो उसके अंदर एट वंस का लफ्ज लिखा जाता है कि जिसका मतलब है कि जैसे ही ऑफिशियल गजट में कोई भी लॉ वहां पर प्रिंट होगा या हमें हम तक पहुंचाया जाएगा गजट के जरिए से, तो वहीं से फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें ये लिखा गया है कि जो पुराने लॉज थे उनमें और इस लॉ के अंदर अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो इसका लॉ का जो अफेक्ट है वो ओवर राइडिंग है, यानी कि ये वाला लॉ प्रिवेल करेगा, इसकी प्रोविजंस प्रिवेल करेंगी। उसके बाद हमारे पास है क्रिएशन ऑफ टेनेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमें टेनेंसी एग्रीमेंट कैसे बनाना चाहिए। लैंडलॉर्ड और टेनेंट या कोई भी टेनेंट जब कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसको किन बातों का ख्याल रखना है और लैंडलॉर्ड कोई प्रॉपर्टी देता है तो उसको किन बातों का ख्याल रखना है। तो तो टेनेंसी क्रिएट कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट सेक्शन 5 के मुताबिक। अब उसके अंदर कंटेंट्स होंगे उस एग्रीमेंट के, ठीक है। यानी कि वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी होगा, लिखा जाएगा स्टैम्प पेपर के ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो पार्टीज के सिग्नेचर्स भी होंगे। और फिर उनके कंटेंट्स को भी हमें देखना होगा कि कंटेंट्स क्या क्या हैं। वैसे तो आप किसी भी एग्रीमेंट में अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज कोई भी क्लॉज शामिल की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें इस कानून ने बता दी हैं कि ये आपको लाजमी शामिल करना होंगी। उसके बाद पेमेंट ऑफ रेंट है। अब ये पेमेंट ऑफ रेंट भी कंटेंट्स के अंदर आ जाता है, ठीक है, कि रेंट किस तरीके से पे किया जाएगा, किस तारीख को पे किया जाएगा और मॉड क्या होगा, ठीक है। अब इसके अलावा कंटेंट्स के अंदर आपका जो है मुद्दत कितनी होगी किरायादारी की, और इसके अलावा जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो फिक्स कर दी जाएंगी। और ये छोटी छोटी चीजें कंटेंट्स के अंदर शामिल हो जाएंगी। इसी तरीके से एग्जिस्टिंग टेनेंसी को के बारे में ये कहा गया है सेक्शन 8 में कि जब ये कानून वजूद में आया उस वक्त जो भी रेंटेड प्रेमिसेस थे, जो भी किरायादारी पहले से चल रही थी,
तो उन मालिक मकान और किरायादार के लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो 2 साल के अंदर अंदर यानी 2011 तक अपने जो एग्रीमेंट्स हैं किरायादारी के उनको इस कानून के मुताबिक लेकर आए, ठीक है, क्योंकि ये लॉ अब एप्लीकेबल होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर वो नॉन कंप्लायंस करते हैं तो उसके क्या क्या नताइज निकलेंगे ये भी बता दिया गया है। एक छोटी सी एग्जांपल कि अगर किरायादार अपना कोई मामला लेकर इस कानून के मुताबिक कोर्ट में आता है तो उसको पूरे साल के किराए का 5% पहले फाइन पे करना होगा, उसके बाद वो अपनी बात कर सकेगा। इसी तरीके से अगर मालिक मकान आता है तो उसको पूरे साल के किराए का 10% फाइन अदा करना होगा, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमेशा मालिक मकान की होगी कि वो अपनी जो टेनेंसी है, एग्रीमेंट है, उसको इन प्रोविजंस के मुताबिक लेकर आएगा। इसी तरीके से इफेक्ट ऑफ अदर एग्रीमेंट है, इस ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास चैप्टर 3 है ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज एंड ग्राउंड्स फॉर एविक्शन, यानी पार्टीज की ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं। पार्टीज यानी लैंडलॉर्ड जो कि मालिक मकान है, एंड टेनेंट जो कि किरायादार है, इन दोनों की ऑब्लिगेशंस क्या हैं और एविक्शन के ग्राउंड क्या क्या हैं। एविक्शन का मतलब होता है बेदखली, उर्दू में इसको हम बोलते हैं बेदखली, बेदखल कर देना किसी को अपने घर से। अब होता यह है कि जहां पर एक मालिक मकान ये नहीं चाहता कि किराएदार मजीद उसके घर में रहे, उसकी प्रेमिसेस में रहे, तो उसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन ये नहीं है कि वो उसका उसका सामान उठाएगा और बाहर फेंक देगा, तो ये चीज गैर कानूनी होगी, तो किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले। बल्कि कानून ने ये कहा है कि जब ऐसी सिचुएशन हो और किराएदार जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर एक दरख्वास्त बेदखली या एविक्शन पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। दरख्वास्त बेदखली या फिर इसको हम कहते हैं एविक्शन पिटीशन। एविक्ट का मतलब होता है खाली करवाना, तो एविक्शन पिटीशन वो दरख्वास्त जिसके अंदर आप घर को खाली करवाएंगे। तो ग्राउंड्स का इसके अंदर स्पेसिफिक ग्राउंड्स होंगी एविक्शन की। उसमें पॉसिबल ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखें, जैसे सेक्शन 11 आपको नजर आ रहा है सबलेटिंग वाला। सबलेट का मतलब होता है कि जहां पर लेट से कि पर्सन ए की प्रॉपर्टी है, वो पर्सन बी को किराए पे देता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि पर्सन बी ने आगे पर्सन सी को वो प्रॉपर्टी या उसका कुछ हिस्सा किराए पर दे दिया। अब सेक्शन 11 ये कहता है कि किरायादार सबलेट नहीं कर सकता, पर्सन बी सबलेट नहीं कर सकता जब तक वो पर्सन ए से, मालिक से रिटर्न परमिशन नहीं ले लेता। तो अगर वो ऐसा करेगा तो वो एक ग्राउंड बन जाएगा एविक्शन के लिए। इसी तरीके से अगर कोई किरायादार किराया अदा नहीं करता, वो रेंट पे नहीं करता, अगर वो 1 महीने का भी डिफॉल्ट करेगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो डिफॉल्टर कहलाएगा, और ये भी एविक्शन के लिए एक ग्राउंड, एक बेस बन जाएगा। इसी तरीके से पर्सनल बोनाफाइडी नीड का ग्राउंड भी अवेलेबल होता है, जहां पर एक बंदे ने प्रॉपर्टी किसी बंदे को रिहाइश के लिए दी, ठीक है, और उसके बाद अब उसको खुद जरूरत है, उसका कोई रिश्तेदार या बेटा या बेटी या खुद वो रहना चाहता है, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल बोनाफाइडी नीड। बोनाफाइडी का मतलब होता है इन गुड फेथ, यानी कि आप सिर्फ उसको निकालने की गर्ज से एग्रीमेंट खत्म नहीं कर रहे, बल्कि आपको खुद जरूरत है, ठीक है। तो ये भी एक ग्राउंड होता है एविक्शन का कि अब मुझे खुद जरूरत है, तो लिहाजा इसको चले जाना चाहिए। तो इस ये छोटे छोटे ग्राउंड्स मौजूद होते हैं किसी भी एविक्शन पिटीशन में। इसके अलावा एक और अच्छा ग्राउंड होता है कि मुद्दत खत्म हो गई है, यानी 2 साल का 3 साल का एग्रीमेंट था, तो अब वो खत्म हो गया टाइम, तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि मैं इसको मजीद किराएदार नहीं रखना चाहता। इसी तरीके से ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड हैं। लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, क्या होनी चाहिए। सिंपल के वो प्रॉपर्टी रिहाइश की हालत में हो, ठीक है, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, उसको मेंटेन किया जाए। अगर कोई भी टैक्स वगैरह पे करना है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन है। इसी तरीके से किरायादार की ऑब्लिगेशन क्या है कि वो भी उसको रहने के काबिल छोड़े, उसका ख्याल रखे, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस ना करे, जैसी प्रॉपर्टी उसको दी गई थी वैसे ही वो वापस करे, किराया अपना टाइम पर अदा करे, जितना किराया कहा गया है उस उतना ही अदा करे। और इसके अलावा जो मॉड कहा गया है कि कैश देना है या फिर आपने चेक देना है या
बैंक अकाउंट में जमा करवाना है, ठीक है, उस तरीके से वो किराया वगैरह अपना अदा करता रहे। तो ये टेनेंट की ऑब्लिगेशंस होती हैं सिंपल। अब यही चीजें जो है वो एग्रीमेंट में भी आप कह लें कि लिखी जाती हैं, ठीक है। अब वही एग्रीमेंट की वायलेशन होगी तो वो एविक्शन का भी ग्राउंड बन जाएगा। मसलन जहां पर हमने कहा कि क्रिएशन ऑफ टेनेंसी विल बी मेड आउट थ्रू एन एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट में यही चीजें होंगी, जो कॉन्टेंट्स हैं उस एग्रीमेंट के वो यही होंगे कि भाई कितना किराया होगा, किस तरीके से अदा किया जाएगा, किस तारीख तक अदा किया जाएगा, और उसके अंदर फिर लैंडलॉर्ड की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो शामिल कर दी जाएंगी, टेनेंट की ऑब्लिगेशंस शामिल कर दी जाएंगी, ठीक है। और इन्हीं की अगर वायलेशन होगी इन टर्म्स एंड कंडीशन की, इन कंटेंट्स ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट की, तो वही ग्राउंड फॉर एविक्शन भी बन जाएगा। तो बेसिकली ये इंटर रिलेटेड चीजें आपको नजर आएंगी। उसके बाद सेक्शन 14 है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात है कि प्रॉपर्टी चूंकि मालिक मकान की होती है, तो जो भी खर्चा करना है प्रॉपर्टी की हद तक वो मालिक मकान ने करना है। घर में वाइट वॉश करवाना है वो मालिक मकान का काम है, कोई चीज खराब हो गई है वो ठीक करवानी है वो मालिक मकान का काम है, अगर कोई टैक्स पे करना है, कोई फीस पे करनी है, कोई फाइन पे करना है गवर्नमेंट को, तो वो मालिक मकान का काम है। अगर लेट से कि मालिक मकान मौजूद नहीं था, किरायादार ने ये चीजें अदा कर दी, या मालिक मकान ने कह दिया कि आप अदा कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि उन एक्सपेंसेस को जो किराएदार ने किए हैं उनको रीइंबर्स किया जा सकता है, किरायादार उनको वापस ले सकता है मालिक मकान से। तो हमारे यहाँ ये होता है कि वो किराए में से काट लेते हैं, तो ये प्रोविजन भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद ग्राउंड्स फॉर एविक्शन सेक्शन 15 है, सेक्शन आपने याद रखना है, तफसील से मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं। उसके बाद चैप्टर 4 लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, यानी कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल एंड प्रोसीजर, के स्टैब्लिशमेंट कैसे होगी रेंट ट्राइब्यूनल की, और उसका प्रोसीजर कैसे होगा। यानी केस अगर आप लेकर चले जाते हैं, एप्लीकेशन या पिटीशन या दरख्वास्त लेकर चले जाते हैं, तो उसको किस तरीके से आगे प्रोसीड किया जाएगा। सबसे पहले सेक्शन 16 है, इसमें स्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल, के इसमें कहा जाएगा कि एक रेंट ट्राइब्यूनल बनाई जाएगी, फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ जजेस वगैरह बिठाई जाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ये बता दिया जाएगा। इसी तरीके से रेंट रजिस्ट्रार कौन होगा, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी डोमेन क्या है, ये हमें बताया जाएगा। इसी तरीके से अगले सेक्शन में स्टाफ एंड स्टैब्लिशमेंट के बारे में बताया जाएगा कि ये स्टाफ कैसे होगा, और स्टैब्लिशमेंट किस तरीके से, यानी उसको स्टैब्लिश कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी बेसिकली फंक्शन का ही एक हिस्सा है। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन की बात आ जाएगी कि भाई अगर लेट से कि एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और कोई भी बंदा कहता है कि भाई किरायादार अब मेरी प्रॉपर्टी में मजीद ना रहे, वो एविक्शन पिटीशन या बेदखली दायर करना चाहता है, तो उसका तरीका क्या होगा। ये तो नहीं है कि वो जाएगा और वो जज साहब के सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा जी कि इसको निकालें। हर एक चीज का प्रोसीजर है, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा उसी तरीके से जैसे हम लोग प्लेंट फाइल करते हैं, सिविल सूट्स में दावा दायर करते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू ये चीज इनिशिएट होगी। अब कैसे फाइलिंग होगी ये सेक्शन में बता दिया गया है। अब सेक्शन 20 इंटरेस्टिंग है, एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट। प्रैक्टिकली ये होता है कि जब एक मालिक मकान एक किरायादार के खिलाफ एविक्शन पिटीशन फाइल करता है, तो वो उसको मजीद किरायादार मानने से इनकार कर देता है, और इसी वजह से वो उससे किराया भी नहीं लेता। क्योंकि जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड वो शख्स है जो कि किराया लेता है, ठीक है। ये पॉसिबल है कि उस प्रॉपर्टी का मालिक कोई और हो, लेकिन उसका लैंडलॉर्ड या मालिक मकान कोई और है, ठीक है। तो इस वजह से वो उसको रिलेशनशिप डिनाई करेगा, मानने से इनकार कर देगा कि वो मेरा किरायादार है, तो वो फिर किराया भी नहीं लेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में ये नहीं है कि किरायादार हाथ पे हाथ सॉरी किरायादार हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, बल्कि क्या है कि उसके लिए ऑब्लिगेटरी होगा कि वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट में, और वो कोर्ट से कहेगा कि मैं किरायादारी जारी रखना चाहता हूँ, मेरे खिलाफ जो भी इल्जामात हैं या जो भी चीज़ें हैं वो झूठी हैं, और मैं अपना किराया कोर्ट के अंदर जमा करवाना चाहता हूँ क्योंकि मालिक मकान ने किराया लेने से इनकार कर दिया। फिर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी और फिर आप कोर्ट अकाउंट में किराया जमा करवाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप डिफॉल्टर हैं। आप ये नहीं कह सकेंगे कभी भी कि भाई मैं तो किराया देने लगा था उसने नहीं लिया, नो।
आपके पास ये तरीका मौजूद है, ठीक है, ये एप्लीकेशन वाला। अगर नहीं करेंगे तो यू आर डिफॉल्टर, और लाजमी तौर पर फिर आपको वो घर छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 21 और ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी, ये दोनों मिलते जुलते हैं। इसके अंदर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस, यानी डेफिनेटली पार्टीज के लिए लाजमी होता है कि वो कोर्ट को अटेंड करें। इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि जिसने दरखास्त दायर की है, जो कि पेटिशनर है, ये भी हो सकता है कि दरखास्त दायर करके वो गायब हो जाए। अगर वो दरखास्त दायर करने के बाद नहीं आता डेट ऑफ हियरिंग पर, और वो अपना केस परसू नहीं करता, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस हो जाएगा। नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस, या इसको हम कहते हैं अदम पैरवी, यानी कि दरखास्त दायर करने वाले ने अपने केस की पैरवी नहीं की। इसी तरीके से अगर जब वो दरख्वास्त दायर होगी तो दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ आपने दरख्वास्त दायर की है, ज्यादातर किरायादार होता है, उसको हम रिस्पोंडेंट बोलते हैं, उर्दू में मसूल अलैह बोलते हैं। अगर वो नहीं आता समन सर्व होने के बावजूद, उसको पता है कि केस चल रहा है फिर भी नहीं आएगा, तो उसके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यकतरफा का मतलब होता है एक्स पार्टी, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये नतीजा होगा पेश ना होने का दोनों पार्टीज के लिए। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फीचर इस लॉ का वो है लीव टू कॉन्टेस्ट। लीव का मतलब होता है इजाजत लेना, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि आप अपना जवाब जमा करवाएंगे, लड़ेंगे उस केस को। तो यहाँ पर डायरेक्ट जवाब जमा नहीं करवाया जा सकता। सिविल लॉ में, हम फैमिली लॉ में हम क्या करते हैं कि उधर से दावा आता है या कोई दरख्वास्त आती है, उसका हम जवाब दाखिल कर देते हैं। यहाँ पर हम रिटर्न रिप्लाई या जवाब दाखिल नहीं करेंगे जब तक हम कोर्ट से इजाजत नहीं ले लेते उसको लड़ने की, ठीक है। पहले तो हमें एंटर होना है दरवाजा खोल के, जब वो दरवाजा है लीव टू कॉन्टेस्ट, ठीक है। ये दरवाजा खोलेंगे, उसके बाद हम एंटर होंगे केस में, फिर हम रिटर्न रिप्लाई देंगे। तो लीव टू कॉन्टेस्ट और रिटर्न रिप्लाई ये बेसिकली एक ही तरह लिखी जाती है। जब आप लीव टू कॉन्टेस्ट कोर्ट में देंगे और वो अप्रूव हो जाएगी, तो उसी लीव टू कॉन्टेस्ट को रिटर्न रिप्लाई कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट स्टेजेस हैं, इन दोनों को हमने आप कह लें कि गुजरना है इनमें से। उसके बाद सेक्शन 4 है पेमेंट ऑफ रेंट एंड अदर ड्यूज पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि एविक्शन पिटीशन चलने का ये मतलब नहीं होता कि किरायादार की लाइबिलिटीज खत्म हो गई हैं, बल्कि जो भी रेंट रहता है वो रेंट पे करने का पाबंद है। जो भी अदर ड्यूज रहते हैं, एडवांस देना है, सिक्योरिटी देनी है, पगड़ी देनी है, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में भी जो भी पेमेंट उसने करनी है वो लाजमी तौर पर करेगा। इसी तरीके से रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है कि जहां पर कोई भी हम केस करते हैं, चाहे वो कोई सिंपल केस हो, नॉर्मल केस हो, सिविल या फैमिली का, या फिर हमारे पास ये एविक्शन पिटीशन हो, एविडेंस जहां पर भी आप कोई भी केस करेंगे एविडेंस लाजमी होता है। सबूत आपने लाजमी देना होता है कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है, ठीक है। कहना काफी नहीं होता, आपने साबित करना होता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए भी तरीका हमें बता दिया गया। उसके बाद सेक्शन 26 के अंदर कुछ प्रोविजन दी गई है कि किन किन केसेस में जो रेंट ट्राइब्यूनल है वो सिविल कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है। अब एक और प्रोविजन आएगी सेक्शन 34, उसको और 26 को हम मिलाकर पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि मैटर्स रिलेटेड टू अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, प्रोसेस ऑफ समन्स, ठीक है। तो ये सिविल कोर्ट में जिस तरीके से काम चलता है उसी तरीके से यहाँ पर भी चलेगा। उसके बाद हमारे पास है पीरियड फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। अब पीरियड फॉर डिस्पोजल 4 महीने का दिया गया है कि 4 महीने के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन का फैसला रेंट ट्राइब्यूनल लाजमी कर देगी। उसके बाद हमारे पास अपील है, तो अपील इसमें बिल्कुल सिविल केसेस की तरह की जाती है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लाए करेगी और उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ हम जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 5 मिसलेनियस रेंटेड प्रेमिसेस का। मिसलेनियस के अंदर जो भी प्रोविजंस होंगी वो आपको एक कंप्लीटली एक डिफरेंट चैप्टर की तरह डील करनी होंगी, ठीक है। यानी उसके अंदर जैसे हमने प्रीवियसली चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें मिलती जुलती प्रोविजंस हैं, तो यहाँ पर प्रोविजन मिलती जुलती नहीं होती मिसलेनियस में, बल्कि ये अलग अलग हमें चीजें बताती हैं। तो पहली प्रोविजन जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर है।
पावर ऑफ ट्रांसफर मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर होगी कि वो केसेस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करे, खुद भी सुन सकता है, अपने केस को किसी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रेंट केसेस की बात करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एम्पावर्ड है, वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है इस काम को करने के लिए। इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ये भी एक बहुत लीगल प्रोपोजिशन है कि अगर पहले एक प्रॉपर्टी किराए पर थी और उसका मालिक चेंज हो गया तो क्या वो किरायादारी खत्म हो जाएगी? तो इसके अंदर कानून ये कहता है कि वो इटसेल्फ खत्म नहीं करती ये चीज किरायादारी को, बल्कि जो नया आने वाला ऑनर है वो किराएदार को बताएगा कि भाई अब आपने मुझे किराया देना है क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी आपके पहले वाले मालिक मकान से खरीद ली है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स है, और यहां पर आपने याद रखना है कि डिक्री इशू नहीं होती, यानी जो फैसला आता है सिविल केस में उसको हम डिक्री कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फैसला आएगा उसको हम फाइनल ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, होगा वो डिक्री की तरह ही, यहाँ पर भी राइट्स और लाइबिलिटीज फिक्स किए जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको फाइनल ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, तो जहां पर फाइनल ऑर्डर आता है तो इटसेल्फ ये नहीं होता कभी भी कि किरायादार इतना अच्छा होगा और वो फौरन से मकान खाली कर देगा अगले दिन, बल्कि जो मालिक मकान है जिसकी फेवर में डिक्री आई है वो फिर एग्जीक्यूशन फाइल करेगा। ठीक है, वो इजरा फाइल करेगा, और उसके बाद फिर जहां जो भी एग्जीक्यूशन के मोड्स होते हैं कि पहले कोर्ट का बैलिफ जाएगा, बैलिफ जाकर जबरदस्ती खाली करवा सकता है, अगर नहीं करवाएगा तो फिर पुलिस हेल्प भी वो ले सकता है और कोर्ट बाकी मोड्स भी अपना सकती है। तो उसके बाद फिर ये हो जाएगा कि इंडेमनिटी की हम बात करेंगे सेक्शन 32 में। इंडेमनिटी का यही मतलब है कि जहां पर भी कोई भी शख्स कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कोई भी काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसे मैंने बैलिफ वाली एग्जांपल दी, बैलिफ आकर अगर जबरदस्ती मकान खाली करवा रहा है तो वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है, तो वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। तो इस तरह की सिचुएशन में किरायादार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और यही जो प्रोविजन ऑफ लॉ एप्लीकेबल है रेंट ट्राइब्यूनल पे भी। तो उसके बाद हमारे पास है पावर टू मेक रूल्स। अब रूल्स गवर्नमेंट बना सकती है इस कानून से रिलेटेड। रूल्स का क्या मतलब होता है कि एक हमारे पास सिंपल लॉ होता है जिसमें सेक्शंस हैं, जिसके अंदर बाजुकात ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो उनको मजीद डिफाइन करने के लिए, उनको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए बाजुकात रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे मुस्लिम फैमिली लॉस ऑर्डिनेंस है, अब ऑर्डिनेंस के आगे मुस्लिम फैमिली कोर्ट्स एक्ट है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस के भी आगे रूल्स हैं उन चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए, और एक्ट के साथ भी रूल्स हैं चीज़ों को मजीद स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर भी रूल्स बनाए जा सकते हैं कि इस लॉ के अंडर अगर कोई रूल बनेंगे तो वो रूल कौन बना सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 33 के अंदर लिखा गया है। अब सेक्शन 34 के साथ हमने प्रीवियसली 26 को डिस्कस किया था, वो आपने याद रखना है। मैंने यही कहा था कि बेसिकली कुछ चीज़ों के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की पावर अप्लाई ग्रैंड ट्राइब्यूनल कर सकती है, जबकि जनरल प्रिंसिपल यही है कि कानून शहादत ऑर्डर और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इस पर अप्लाई नहीं होते। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चूंकि ये ट्राइब्यूनल है और ये जो भी प्रोसीडिंग है ये इंक्वायरी प्रोसीजर है, ये ट्रायल नहीं है। ठीक है, इंक्वायरी और ट्राइब्यूनल बनाने का मकसद ये है कि चीज़ों को जल्दी जल्दी किया जाए। जैसा भी आपने देखा कि 4 महीने में डिस्पोज ऑफ करने की पाबंद होगी रेंट ट्राइब्यूनल। अब जब हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं या कानून शहादत अप्लाई करते हैं तो इनके अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज मौजूद होती हैं। तो उन फॉर्मेलिटीज को हमें अवॉइड करने के लिए, ताकि कम से कम डिले कॉज हो, तो ये इस वजह से यहाँ पर ये प्रोविजन दे दी गई कि जो ट्राइब्यूनल है वो फ्री है कि वो अपना प्रोसीजर खुद चला सकती है। अब मिसाल के तौर पर कानून शहादत कैसे अप्लाई नहीं होता कि नॉर्मल सिविल केसेस में, अब तो वैसे अमेंडमेंट्स आ गई हैं, लेकिन ये होता था कि हम बयान देते थे। ठीक है, जाकर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते थे, वो स्टेटमेंट लिखी जाती थी। ठीक है, फिर एविडेंस रिकॉर्ड होता था, और उसके बाद फिर इस वजह से डिले कॉज हो जाता था अक्सर, और इसी वजह से तारीखें भी पड़ जाती थी कि भाई अभी इतना लंबा काम कौन करे, कोर्ट के पास तो टाइम नहीं है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कर दिया गया, और अब हम क्या करते हैं कि रेंट केसेस में सिंपल एक एफिडेविट दे देते हैं,
और उसके ऊपर हम लिख देते हैं कि हम क्या शहादत, क्या एविडेंस देना चाहते हैं। वही एफिडेविट आपका एग्जिबिट हो जाता है और फिर वो एक काबिल कबूल शहादत तस्वुर की जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से रिपील एंड सेविंग, रिपील एंड वैलिडेशन, ये दोनों प्रोविजंस मौजूद हैं। पहले भी मैंने जिक्र किया कि पहले जितने भी लॉज थे रेंटेड प्रेमिसेस से रिलेटेड, उनको आप कह लें कि खत्म कर दिया गया है और अब ये जो लॉज हैं ये एप्लीकेबल होंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था और इसको मैं डिटेल में आपको एक एक सेक्शन और एक एक प्रोविजन हम इसके डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, एक माइंड मैप आपका फॉर्म हो गया होगा कि बेसिकली पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।